ओके, सो ये है मेरी न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट CNG AMT अकम्प्लिश प्लस S वेरिएंट, जो कि मैंने एक हफ्ते पहले ही ली है। ऑन रोड प्राइस मुझे इसकी 12 लाख रुपीज़ पड़ी है, 12 लाख 5,000 के आसपास मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ी है। ठीक है, तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में 5 नेगेटिव चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई और 5 पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने 1 वीक ऑफ ड्राइविंग में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई ऐसा रिव्यू या ये नहीं दे रहा कि एक हफ्ते में मुझे क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ नहीं पसंद आई। क्विकली आपको बताता हूँ, चलो। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इसके ना फिट और फिनिश की बात करते हैं। पैनल गैप्स और इनकंसिस्टेंसी आपको पूरी बॉडी में देखने मिल जाएगी। ये देखो, ये बॉनेट में यहाँ पे इतना गैप है, ये आपको बाकी Hyundai किया में देखने नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे है। सेम डोर पे आ जाओ, यहाँ पे मेरी पूरी उंगली जा रही है। ठीक है, नीचे आते आते ये गैप एकदम ही पतला हो गया। सेम आपको वो साइड भी मिल जाएगा। इनफैक्ट आप पीछे भी आओगे ना, तो ये गैप देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये नीचे आते आते ये गैप भी एकदम पतला हो गया। गैप के अलावा भी ये दिख रहे हो, ये पियानो फिनिश है पूरा, जो कनेक्टेड टेल लैंप के ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा पियानो फिनिश है। अब इस पे ये जो पतली पतली धूल हो गई है, इस पे मैं भले ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लूँ, लेकिन इसको मैं ड्राई क्लॉथ घुमा नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा स्क्रैच कर देगा। तो पियानो फिनिश अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्क्रैचेबल है। तो देखो, जैसे पियानो फिनिश आपको यहाँ मिल रहा है, सेम पियानो फिनिश आपको फ्रंट में ग्रिल के पास भी मिल जाएगा। अब ये चीज़ ये नहीं है कि बहुत नेगेटिव या कुछ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ बहुत स्क्रैचेबल लगती है, बहुत हाई मेंटेनेंस है। आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है, मैं बस एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, मैं सेकंड पॉइंट आपको दिखाता हूँ। जब बात रिलायबिलिटी की चल ही रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये जो बटन्स है ना, ये और इस साइड भी देख लो, ये बटन जो है बेसिकली ये सीट को रिट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। मतलब उस बटन को प्रेस करके आप सीट को फोल्ड कर सकते हो, पर वो बटन रिट्रैक्टेबल है। जैसे ही आप बटन छोड़ोगे, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाने चाहिए। ये वाला अपनी पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन ये वाला देखो आप, जैसे ही मैं दबा रहा हूँ वो वहीं रह गया। अभी मेरे को वापस दबा के इसको पीछे लाना पड़ रहा है, उसका स्पॉन्ज वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो मतलब जैसे मेरा पॉइंट है कि अगर आप 12 लाख जैसे अमाउंट अगर पे कर रहे हो ना, तो ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सेम इसके साथ मैं एक और चीज़ बताता हूँ। एक हफ्ते बाद आज मैंने अपने गाड़ी का जो है वॉशिंग वाइपर, जो आगे वाला फ्रंट वॉशिंग वाइपर है, वो यूज़ किया। तो मुझे पता चला कि जो वॉशिंग वाइपर से पानी बाहर आ ही नहीं रहा, वो नीचे ही फ्लो हो जा रहा है। पीछे ऐसा इशू नहीं है, आगे हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? टैंक नहीं फटा है, पर जो पाइप होगी ना, जो कनेक्ट होनी है, अब वो पिघल गई है या वो कनेक्ट ही नहीं हुई, या जो भी रीज़न है, बट मुझे इस कंडीशन में मिली है, जो कि मुझे भी देख लेना चाहिए था PDI में, बट ये कंपनी का भी काम है। अब देखो, तीसरा पॉइंट है जो अंदर है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पीछे चार्जिंग पोर्ट दिया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 15 वॉट का दिया है, जबकि यहाँ पे 65 वॉट दे सकते थे। क्यों? क्योंकि अल्ट्रॉज में ऑलरेडी यहाँ पर 65 वॉट आता है, और ऑलमोस्ट सेम प्राइस में अल्ट्रॉज भी आती है। तो यहाँ पे इस चीज़ की कॉस्ट कटिंग की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी 65 वॉट आना ही चाहिए था। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये पियानो फिनिश है ना, यहाँ पे भी। अब ये देखो, मेरे उंगली के मार्क्स भी यहाँ पे दिखने लग गए। अब यही स्क्रैच मार्क्स, ये सब बहुत ये हाई मेंटेनेंस हो जाता है। मतलब इसको यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, PPF जैसा कुछ। चलो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये वायरलेस चार्जर। ठीक है, वायरलेस चार्जिंग अच्छी चीज़ है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप BMW या ऑडी जैसी कार से कंपेयर करोगे ना, उनके बहुत हाई लेवल के आते हैं, मैग्नेटिक आते हैं। उधर उनमें नीचे ऐसा फैन या कुछ आता है जो फ़ोन को ठंडा रखता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आज ही की बात ले लो, मैं अपना फ़ोन का वायर भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो वायरलेस चार्जिंग है, हो जाएगा। मैंने जैसे ही यहाँ फ़ोन रखा, मेरा फ़ोन इतना हीट हो गया कि उधर आईफोन में ये आ गया कि टेम्परेचर टू हॉट, मुझे यहाँ ठंडा करने को रखना पड़ा। तो मतलब इतना भी कुछ रिलायबल नहीं है ये वायरलेस चार्जिंग। अब ये देखो, यहाँ पे भी 65 वॉट दिया है, तो पीछे भी दे ही सकते थे। तो ठीक है, ये सेटअप भी मुझे लगता है कि उतना यूज़फुल नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट देखो, ये जो पैनल आप देख रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा टच इसका सेंसिटिव इतना हाई है कि अब जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ AC का टेम्परेचर चेंज कर, AC ऑफ हो गई, वो देखो, वो नीचे क्लिक हो गया। अब ड्राइव करते टाइम यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने जाऊँ ना, तो ये फिंगर से कभी ऑटो हो जाता है, कभी AC ऑफ हो जाती है। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मैं फ़ैन स्पीड चेंज करने जाता हूँ तो एक्सप्रेस कूलिंग दब जाता है, फिर मुझे ऑफ करना पड़ता है। तो ये मतलब ड्राइविंग करते टाइम ना बहुत ही, बोलते हैं ना कि एक तो काम बढ़ा रहा है या इरिटेट हो रहा है। तो ये चीज़ की सेंसिटिविटी थोड़ी अलग अगर होती, कि अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है तो वो ऑन या ऑफ हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि ये चीज़
वाइल्ड ड्राइविंग अगर मैं अकेला हूँ, कोई बैठा है तो अलग बात है कि वो यूज़ कर लेगा, जैसा करना है कर लेगा, लेकिन अगर मैं अकेला हूँ ना तो ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है। अब चलो चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो आवाज़ आ रही है, अब इस गाड़ी में 4 सीट बेल्ट ऑलरेडी लगे हुए हैं। 5 सीट में से सिर्फ मिडिल पैसेंजर जो है ना, रेयर में मिडिल पैसेंजर, उसकी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये उसका रिमाइंडर दे रहा है। अब माय पॉइंट इज कि अगर वेट सेंसर सीट बेल्ट दिया होता ना, वेट सेंसर सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया होता, वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर मैं अब अकेला भी अगर जा रहा हूँ ना तो मुझे 5 सीट बेल्ट लगा के रखना है, वरना ये टान टान टून टून बजता रहेगा। मुझे लगता है कि क्यों ना, अभी अगर कोई बैठा है और सीट बेल्ट रिमाइंडर है तो अच्छी बात है, वरना नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ा इरिटेटिंग है ये। अब देखो, अब एक और चीज़ बताता हूँ। जब मैंने ये गाड़ी ली थी ना, मुझे पता था मैं CNG कार ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं परफॉर्मेंस मतलब पावर नहीं, मैं माइलेज प्रेफरेंस ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको मतलब मेरे यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, पर्सनल इससे, कि ये जो AMT गेयर बॉक्स है ना, जब मैं इसको CNG पे चला रहा हूँ तो ये जो गियर चेंज होता है ना, वो लैग आपको फील होगा, और वो अच्छा खासा फील होगा। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब मैं जब ट्रैफिक में भी हूँ ना, मुझे 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि पीछे वाली गाड़ी ने हॉर्न दे दिया कि चल भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एकदम से सडन आपने कुछ ब्रेक किया हो और आपको फिर से वो पिकअप लेना है, जब गाड़ी 4th गियर से 2nd या 1st आ गई, स्पीड ब्रेकर आया या कोई भी आया, और फिर आपको जो पिकअप लेना है, वो पिकअप में वो अपना टाइम लेगी, और वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ये AMT गियर बॉक्स में आपको। हाँ, अगर आप पेट्रोल पे स्विच करते हो तो वो लैग उतना नहीं है जो CNG पे है, वो चीज़ ज़रूर है, बट CNG पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो भाई CNG पे आप पावर ओरिएंटेड नहीं हो सकते, आप माइलेज ओरिएंटेड हो, वो तो ऑब्वियस है। तो अगर आपको वो पंच की एक्चुअल पावर अगर फील करनी है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है आप एक बार टर्बो पेट्रोल चलाओ, आपको पता चलेगा वो गाड़ी की क्या कैपेबिलिटी है, क्या पावरफुल है वो गाड़ी। लेकिन वही चीज़ जैसे ही आप अपना AMT CNG AMT पे आ जाओगे, आपको वो डिफरेंस फील होगा, और आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी, जो पेशेंस है। अब पॉजिटिव्स की बात करते हैं, उससे पहले सनरूफ बंद कर देते हैं, क्योंकि सनरूफ को पॉजिटिव में नहीं गिना जाता, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है। बहुत अच्छी चीज़ है। 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ, मतलब 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है। ये जो वायर का मैसअप होता है ना यहाँ पे, बिल्कुल नहीं पसंद आता, बहुत ही इरिटेटिंग सा हो जाता है जब होता है। उससे अच्छा अगर यहाँ पे सिर्फ फ़ोन आपका रख दो कहीं पे भी, ब्लूटूथ ऑन है, फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, बढ़िया। अपने नेविगेशन, गाने वाने जो लगाना है लगाओ। किया सेल्टोस के टॉप मॉडल, मतलब किया जैसी गाड़ी जो इतनी फीचर लोडेड है, उसमें टॉप मॉडल में भी एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड आता है, इसमें वायरलेस है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट है, ये देखो 360 कैमरा। टाटा का कैमरा आई गेस वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैंने स्कॉडा का भी देखा है, बट उससे अच्छा कैमरा मुझे लगा है वो टाटा का है। टाटा का 360 कैमरा आप देख लो, हर जगह हर एंगल इतनी ब्यूटीफुली बताता है। ये देखो, मतलब मुझे ये पार्किंग में, टाइट स्पेसेस में इतना काम आता है ना, बहुत काम आने वाला फीचर है ये। तो लैंड रोवर वाला फील दे रहा है ना, बिल्कुल ही जैगुआर लैंड रोवर जैसा फील दे रहा है, बहुत अच्छा फीचर है। इनफैक्ट अगर मैं ये देखो टर्न इंडिकेटर को मैं जैसे ये करता हूँ, मुझे ये साइड देखो, ये साइड क्या, मुझे यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग जो मिल जाता है ये गाइडलाइंस के साथ, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने इन एक हफ्ते में मैंने जितनी बार भी चलाई, मुझे बहुत काम आया ये फीचर, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी यहाँ IRVM ORVM में दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट वाली गाड़ी में हर बार ऐसे ऐसा करके नहीं देख सकता। इंडिकेटर दो, ब्लाइंड स्पॉट वाला गाड़ी है, रिक्शा देख लो, आराम से विजिबल हो जाती है, और आप बहुत ही सेफ और अच्छी ड्राइविंग कर सकते हो इसकी वजह से। अब देखो AMT लैग करता है, ये मैंने आपको बता दिया, बट जैसे आप ड्राइव करोगे आपको पता चल जाएगा, यू विल नो योर कार बेटर। पर इस कार में CNG के साथ AMT आ रहा है, पैडल शिफ्टर्स के साथ, ये इंडिया में कोई नहीं दे रहा। मतलब मैं मेरा ही एग्जांपल लूँ तो अगर मेरे को माइलेज लेना है, लेकिन साथ में मेरे अलावा, तो मुझे तो मैनुअल पसंद है, लेकिन मुंबई के टाइट स्पेसेस ट्रैफिक में AMT बहुत काम आता है। घर में मेरी वाइफ को अगर चलाना है, किसी और को, मदर को चलाना है, तो उनके लिए बार बार गियर शिफ्ट करना बहुत टास्क है उनके लिए। दे आर लाइक हमको ऑटोमेटिक ही पसंद है,
तो उस वजह से मुझे CNG भी मिल गया, मुझे AMT भी मिल गया एक ही गाड़ी में। ये तो भाई कोई नहीं दे रहा। चलो एक काम करो, पीछे आओ, बताता हूँ। अब देखो, CNG गाड़ी का एक चीज़ हमेशा से था कि अगर आप CNG गाड़ी लेते हो तो आपको डिक्की में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये तो आप सबको पता है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है यहाँ पे कि CNG गाड़ी होते हुए भी मुझे यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है, ठीक है। और ऐसा बूट स्पेस है कि 3 केबिन लगेज आराम से आ सकते हैं इस गाड़ी में। तो अगर हम कहीं 6-8 घंटे की ड्राइव पे जा रहे हैं, अगर हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या 5 लोग भी हैं, तो हम इतना सामान तो ले जा सकते हैं कि हम 2 दिन 3 दिन के लिए अच्छा कहीं पे घूमने जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा। साथ ही इस गाड़ी की एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है वो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। अभी हम एक वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे इसका हिल डिसेंट कंट्रोल टेस्ट करना था, तो हम कहीं ऑफ रोड ट्रैक पर लेके गए। तो इतनी आसानी से चढ़ उतर गई, कोई पत्थर हो, एक डिसेंट साइज़ का भी पत्थर हो ना, तो आराम से निकल जाता है। इतना अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मुंबई जैसी जगहों पे बहुत काम आता है, जहाँ रोड पे कई बार अभी बारिश आएगी, गड्ढे वड्ढे हो जाएंगे, ये आराम से निकल जाएगी वहाँ से। इसके अलावा साथ ही इस गाड़ी में ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर आ जाता है। गाड़ी के अंदर स्पेस इतना अच्छा है, डोर 90 डिग्री खुल जाता है। मतलब चढ़ना उतरना इतना आसान हो जाता है, स्पेशली कोई घर पे प्रेग्नेंट वुमेन हो या ओल्ड कोई हो, बुजुर्ग हो, उनको चढ़ना उतरना कितना आसान हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाते हैं। तो ये थे मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जो मैंने इसको एक हफ्ते चलाकर एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब इस गाड़ी की डिलीवरी से पहले जो PDI होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, वो मैं कर चुका हूँ, अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि उसमें मैंने ये भी बताया कि गाड़ी लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, गाड़ी लेने से पहले मुझे इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ है जो बोलते हैं ना कि इंस्पेक्शन में मुझे नज़र आई। जैसे 1-2 चीज़ें थी जो काम नहीं कर रही थी, आप वो वीडियो में देख सकते हो क्या है जो मैंने चेंज करवाया। जैसे ये वाइपर वाला है जो मुझसे छूट गया PDI में, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बताया उस PDI में, आप जाके चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो अगली वीडियो है वो इस बारे में आने वाली है कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली, मेरा जर्नी क्या रहा, मेरा बाइंग एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने एक कलर क्यों लिया, और बेसिकली क्या बजट या क्या मेरे दिमाग में थॉट था, पूरी मेरी जर्नी इस गाड़ी को खरीदने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, और मेरी जर्नी में मेरे साथ रहो।